प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान में और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर पढ़े। पहला चैप्टर आपने पढ़ा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उसके बाद आपने पढ़ा गॉस प्रमेय। आज इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 3 शुरू करते हैं, वैद्युत विभव, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि पहले चैप्टर में आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताया गया, वैद्युत आवेश के चारों ओर उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया गया। उसके बाद गॉस थ्योरम में आपको वैद्युत फ्लक्स इत्यादि के बारे में बताया गया। तो इसी क्रम में अब आपके मन में बात उठ रही होगी कि वैद्युत विभव क्या है। जैसे कि आपको बताया था, आवेश अपने चारों ओर अपना एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे आवेश के प्रवाह के बारे में। तो आवेश के प्रवाह का जो निर्धारण होता है वह जिस भौतिक राशि द्वारा होता है उसे हम वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, या इसी से संबंधित एक अन्य राशि है वैद्युत विभवांतर, उसके द्वारा आवेश का प्रवाह प्रारंभ होता है। यह निर्भर वैद्युत विभव पर ही करेगा कि आवेश किस दिशा से किस दिशा में प्रवाहित हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा, द्रव का प्रवाह हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर होता है। अगर आप 2 अलग अलग पात्रों को, जिनमें अलग अलग ऊंचाई तक द्रव भरा हो, उन्हें उनकी तली की सहायता से जोड़ दें, तो जैसे एक पात्र आपने ये ले लिया और दूसरा पात्र आपने ये ले लिया, इनमें अलग अलग ऊंचाइयों तक आपने द्रव भर दिया, तो द्रव का प्रवाह हमेशा उच्च तल वाले पात्र से निम्न तल वाले पात्र की ओर होगा। और आपको यह भी पता है ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों में द्रव का तल बराबर ना हो जाए। इसी प्रकार एक उच्च दाब की वस्तु और एक निम्न ताप की वस्तु को हम आपस में एक दूसरे के संपर्क में रख दें, तो आपको पता है कि आवेश का ऊष्मा का प्रवाह हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर होता है। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर होता है। तो आइए और ज्यादा जानते हैं इस वैद्युत विभव के बारे में। क्या है वैद्युत विभव? आप सभी जानते हैं। मान लीजिए कोई आवेश है प्लस Q, इसके चारों ओर कुछ दूरी तक इसका वैद्युत क्षेत्र होता है। ये एक बिंदु आवेश है। तो यदि हम इस बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक किसी अन्य धन आवेश को लाएंगे, तो इस आवेश के द्वारा उस धन आवेश पर लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें उस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में लाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अनंत से हम एक परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 को इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो जैसे ही ये परीक्षण आवेश इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में कार्य करेगा, तो यह आवेश इस परीक्षण आवेश पर एक वैद्युत बल लगाएगा Fe। इस बल के विरुद्ध
यदि हम कोई बाह्य बल लगाएं तो बाह्य बल लगाकर ही हम इस परीक्षण आवेश को इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ला सकते हैं। तो इस आवेश को अनंत से इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य और इस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही हम इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। क्या है वैद्युत विभव? किसी घन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से किसी अन्य घन बिंदु आवेश के भीतर के बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा घन परीक्षण आवेश प्लस Q0 की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कैपिटल V कहते हैं। या आप एक अन्य परिभाषा भी दे सकते हैं कि एकांक घन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी अन्य बिंदु आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो माना घन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव V बराबर आप कोई सी भी परिभाषा से देख सकते हैं W/Q0। किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W और धन परीक्षण आवेश Q0 की निष्पत्ति, या एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात V बराबर W/Q0।
Q0। इसके बारे में कुछ विशेष बातें आपको बताते हैं। जैसे नंबर 1, यह है अदिश राशि, क्योंकि आप देख रहे हैं W कार्य अदिश राशि होती है और आवेश भी अदिश राशि है, तो अदिश राशियों का अनुपात भी एक अदिश राशि होती है। चाहे हम इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएं, धन परीक्षण आवेश को, तो भी हमें कार्य करना पड़ेगा, और यदि यह स्वयं बाहर जाएगा तो कार्य प्राप्त होगा, और दोनों ही स्थितियों में कार्य बराबर होता है। आप ये अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए विभव की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए एक अदिश राशि है। नंबर 2, इसका एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम, या जिसे हम कह सकते हैं वोल्ट, V है। इसे हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब इससे आगे चलते हैं। जैसे हमने निकाला था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इसी प्रकार से हम निकालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत, सॉरी मैं गलत कह गया, जैसे हमने निकाला था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी प्रकार अब हम निकालेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए, मान लीजिए कैपिटल K परावैद्युतांक के माध्यम में किसी बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश रखा हुआ है। इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसके वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P है, जिस पर हम इस आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु O से लेकर अनंत तक की दूरी को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। मान लिया इस प्लस Q आवेश के ही वैद्युत क्षेत्र में इस प्लस Q आवेश से स्मॉल x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु A है। हम उस धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु A पर रखा मानते हैं। माना यहां पर रखा है धन परीक्षण आवेश प्लस Q। तो जाहिर सी बात है, आप सभी को पता है, जब ये परीक्षण आवेश इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इन दोनों आवेशों के बीच एक वैद्युत बल अवश्य कार्य करेगा, और आपको पता है उसकी दिशा भी क्या होगी, बाहर की ओर, क्योंकि दोनों ही धन परीक्षण आवेश धन आवेश हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखिए, माना किसी कैपिटल K परावैद्युतांक के परावैद्युत माध्यम में किसी बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q रखा है। इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जिस पर
प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात करना। माना इसके लिए माना प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में ही बिंदु O से x दूरी पर कोई अन्य बिंदु A है जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा है। अतः प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश पर लगा वैद्युत बल। कूलाम का नियम है, आप सभी को पता है, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह आ गया प्लस Q, Q2 की जगह आ गया Q0 और दूरी हमने दोनों के बीच के लिए x, इसलिए R की जगह आ गया x स्क्वायर। आप देख रहे हैं इस बल की दिशा प्रतिकर्षण के कारण बाहर की ओर अर्थात A से आगे की ओर अर्थात अनंत की ओर होगी। अतः इस वैद्युत बल के विरुद्ध प्लस Q0 आवेश को बिंदु A से अत्यंत अल्प दूरी dx विस्थापित कर बिंदु B तक लाने में किया गया अल्प कार्य dw बराबर, आप सभी जानते हैं फॉर्मूला है F इंटू dx इंटू कॉस थीटा। बल गुणा विस्थापन गुणा दोनों के बीच के कोण की त्वज्या। चित्र में देखते हैं, देखिए मान लीजिए ये बिंदु A से B तक आ गए हम, कितना विस्थापित होकर dx विस्थापित होकर हम इसको यहां ले आए, तो ये हमें बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना पड़ेगा और बल लगाना पड़ेगा F एक्सटर्नल, जो बल कम से कम इस बल के बराबर या इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका F 1/4πε0 के Q0 बटे x स्क्वायर इंटू dx, और क्योंकि विस्थापन हम इस वैद्युत बल के विपरीत दिशा में कर रहे हैं तो दोनों के बीच का कोण हो गया cos 180, तो ये हो गया -1/4πε0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर। अतः परीक्षण आवेश को इसी प्रकार अनंत से इस बल के विरुद्ध वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक
लाने में किया गया कुल कार्य आपको सबको पता है कि कुल कार्य निकालने के लिए हम समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं। समाकलन कहाँ से करेंगे? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक। तो प्रारंभिक बिंदु है हमारा अनंत और अंतिम बिंदु है P, जिसकी प्लस क्यू आवेश से दूरी कितनी? स्मॉल r। तो ये हो गया माइनस अनंत से लेके r 1/4πε0 k Q0/x² इंटू dx बराबर माइनस Q0/4πε0 के। ये समाकलन से बाहर ले लिया हमने क्योंकि नियत राशि है, अनंत से लेकर r, और ये नीचे से ऊपर चला गया x⁻² इंटू dx। इसका समाकलन करेंगे Q0/4πε0 के x⁻²+1/-2+1 समाकलन के नियम तय अनंत से लेके r। ये हो गया -1 से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका Q0/4πε0 के 1/x अनंत से r तक, या Q0/4πε0 के पहले रखेंगे अपर लिमिट r माइनस फिर लोअर लिमिट इंफिनिटी। तो एक कार्य आ गया आपका 1/4πε0 के Q0/r जूल। अतः विभव की परिभाषा से बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर 1/W/Q0। तो W की वैल्यू हम यहां से पुट कर देंगे 1/4πε0 के Q0/r इंटू 1/Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 के Q/r वोल्ट। वायु या निर्वात में V बराबर 1, इसलिए V बराबर 1/4πε0 Q/r वोल्ट। उम्मीद है आपको पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। बिल्कुल साधारण सी बात है। अगर आप परिभाषा के अनुसार देखें तो परिभाषा के अनुसार आपको बताया गया है विभव परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश की निष्पत्ति के बराबर होता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हमें सबसे पहले निकालना होगा कार्य, और कार्य आप सभी को पता है बल गुणा विस्थापन होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बल से, और बल का सूत्र आप जानते हैं बिल्कुल सीधा सा है। कूलाम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है 1/4πε0 के Q0 मतलब Q1 Q2/r²। यहां से हमने सबसे पहले बल निकाला, बल के बाद अल्प कार्य निकाला, और फिर कुल कार्य निकाला, और सूत्र में हमने उस कार्य का मान रख दिया, तो हमारे सामने आ गया विभव। अब इस सूत्र से मैं कुछ विभव के बारे में आपको और विशेष बातें बताना चाहता हूं। देखिए विशेष बातें, जैसे आप इन फॉर्मूलोज को देखें तो ये जो हमने विभव निकाला है, ये विभव प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला है, ठीक। तो यहां विभव कैसा आया? धनात्मक आया है। अगर हम ये मान ले बिंदु O पर माइनस क्यू आवेश होता तो यहां जो बिंदु A पर हमने धन आवेश रखा है +Q0, उस पर लगने वाले बल की दिशा बाहर की जगह अंदर की ओर हो जाती है, अर्थात प्रतिकर्षण की जगह आकर्षण बल लगता। तो यदि ये आकर्षण बल लगता तो यहां पर
जब हम कार्य निकालते हैं तो कार्य बल गुणा विस्थापन तथा दोनों के बीच के कोण की कोज्या का गुणनफल। तो यहां पर जो अभी हमने पीछे कोण रखा था 180 अंश, तो ये आता आपका cos 0। कोण cos 0 है आपका, तो जाहिर सी बात है यहां जो कार्य आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि धनात्मक होगा। अभी पीछे हमने पढ़ा वो कार्य ऋणात्मक था, क्योंकि उस समय बल प्रतिकर्षण का था और यहाँ कोण 180 था, इसलिए वो कार्य ऋणात्मक आया था। तो ये कार्य ऋणात्मक आया और ये यहाँ पर जो -1 आया, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसलिए यहाँ कार्य पॉजिटिव आया, इसलिए विभव भी कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश होगा तो ये कार्य पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये कार्य पॉजिटिव हो जाएगा तो ये -1 यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कार्य ऋणात्मक आएगा और जाहिर सी बात है विभव भी हमारा कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो इससे हम सीधे सीधे क्या निष्कर्ष पे निकले कि प्लस क्यू आवेश के कारण अर्थात धन आवेश के कारण अगर हम उसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर विभव निकालते हैं तो वह विभव धनात्मक होता है, और अगर ऋण आवेश के कारण निकालेंगे तो वह विभव बिल्कुल ऋणात्मक होगा। तो इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q अपॉन r, अर्थात -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r वोल्ट। दूसरी बात, तो बिल्कुल सीधे सीधे हमें याद रखना है कि धन आवेश की वजह से विभव धनात्मक होता है और ऋण आवेश की वजह से विभव ऋणात्मक होता है। दूसरी चीज, आप दोनों फॉर्मूलाज को देख लीजिए, इससे आपको यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि वैद्युत विभव बिंदु आवेश पर निर्भर करता है। V समानुपाती Q, परीक्षण आवेश पर नहीं। आप देख रहे हैं दोनों फॉर्मूलों में कहीं भी Q नॉट नहीं आता है, तो परीक्षण आवेश से इसका कोई लेना देना नहीं। नंबर 3, वैद्युत विभव V समानुपाती किसके है, व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के, r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती थी r स्क्वायर के, इसी तरह विभव व्युत्क्रमानुपाती होता है r के, अर्थात दूरी बढ़ने के साथ साथ यह दूरी के व्युत्क्रमानुपात में घटता चला जाएगा। और नंबर 4, वैद्युत विभव V परावैद्युत माध्यम के परावैद्युतांक के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी व्युत्क्रमानुपाती होती थी, वहां भी अगर आप फॉर्मूला देखें तो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन r स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। तो E भी व्युत्क्रमानुपाती है K के और V भी व्युत्क्रमानुपाती है K के, अर्थात परावैद्युत माध्यम में वैद्युत विभव वायु की तुलना में कम होता है। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम आपको वैद्युत विभव के बारे में और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।